मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया और क्रिया में सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया, इसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर हम ये देखें कि क्रिया के अलग अलग जो प्रकार हैं या भेद हैं, वो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है। तो यहीं काल के आधार पर अगर हम देखें तो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया होती है। इसी तरह प्रयोग व संरचना के आधार पर देखें तो क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन चूँकि इन तीनों को हम एक साथ अध्ययन एक वीडियो में नहीं कर पाते, तो इसलिए इस वीडियो में हम केवल सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया, जो कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, इनका ही अध्ययन करेंगे। आशा है कि आपको पसंद आएगा। देखें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, क्रिया क्या है यह देखेंगे हम। नंबर 2, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कर्म के आधार के अतिरिक्त काल के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर भी क्रिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं इसका अध्ययन करेंगे। सकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया के भी जो भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसी तरह अकर्मक क्रिया एवं उनके जो भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या कर्मक, इसका भी हम अध्ययन आगे करेंगे। तो आइए, क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। अर्थात जहाँ पर किसी कार्य का करना होता है ना, वो कहलाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सभी क्या हैं? क्रिया। ये सभी क्या है? क्रिया है। उदाहरण के द्वारा देख लें कि राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, जो ये क्रिया हो गई। घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया हो गई। वह पढ़ता है, तो ये क्रिया हो गई। मोहन लिखता है, तो क्रिया हो गई। सचिन खेलता है, तो क्रिया हो गई। तो ये एक क्रिया का प्रमुख उदाहरण हो गया। अब आगे देखेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जैसा कि मैंने बताया था, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ये जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। इसी तरह अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इनका हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे, तो ये देख लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जैसा कि मैंने बताया था, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया। संक्षेप में अगर हम देखें तो ऐसा वाक्य जहाँ कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों हों वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ क्या हो? कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो, ये तीनों क्या होगी? जहाँ है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखें, जगदीश फुटबॉल खेलता है, तो इसमें जगदीश करता है क्योंकि वह कार्य को कर रहा है, फुटबॉल कर्म है और खेलना क्रिया है। तो ये चूँकि इसमें तीनों चीज़ है, इसलिए यह जो होगी सकर्मक क्रिया, उसकी मूल पहचान यही है। दूसरा अगर हम देखें अकर्मक क्रिया, ऐसा वाक्य जहाँ कर्ता और क्रिया तो हो किंतु कर्म ना हो, अर्थात कर्ता भी हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म ना हो, वो कहलाती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए जगदीश खेलता है, इसमें जगदीश करता है और खेलना क्रिया है, पर इसमें कर्म का अभाव है, इसलिए ये जो होगी ये मतलब अकर्मक क्रिया होगी। चलिए आगे हम देखें सकर्मक क्रिया क्या कहलाती है। सकर्मक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। विस्तृत अध्ययन के रूप में देखें कि सकर्मक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, शा धन कर्मक। शा का अर्थ सहित और कर्मक का अर्थ कर्म, अर्थात कर्म सहित क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी हो
वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा में और अपने को क्लियर हो जाएगा कि जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जहाँ कर्म हो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है कि कर्ता का जो असर है वो काय का पड़ता, कर्म सीधा काय में पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। अर्थात ऐसा वाक्य जहाँ कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों हों और कर्ता का सीधा असर कहाँ पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो, वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। राहुल ने केला खाया। अब सबसे पहले इसमें पहचानेंगे हम कि क्या कौन कौन क्या है। तो राहुल जो हो गया कर्ता हो गया, केला जो हो गया वो कर्म हो गया, और खाना जो हो गया, खाया जो है, खाना जो हो गया वो क्रिया हो गई। ये तीनों चीज़ हो गई। और परिभाषा के हिसाब से हम देखते हैं कि जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हों वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। तो इसकी सीधी सी पहचान हो गई, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं, इसलिए सकर्मक क्रिया। और एक है कि कर्ता का प्रभाव सीधा काय पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ता है? यहाँ राहुल ने केला खाया, किसको खाया? केला को खाया, तो केले पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? ये सकर्मक क्रिया होगी। आगे देखें हम सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद हैं। नंबर एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया अर्थात जिसमें केवल एक ही कर्म हो। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। एक ही कर्म जहाँ पर होता है वो एक कर्मक। नाम से स्पष्ट है कि एक कर्मक क्रिया, अर्थात एक कर्म हो तो एक कर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखेंगे, श्याम रोटी खाता है, राम किताब पढ़ता है। उपरोक्त दिए गए वाक्य में एक ही कर्म है। कितना कर्म है? एक ही कर्म है। जैसे राम किताब पढ़ता है तो इसमें भी एक ही कर्म है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, श्याम ने सोहन को रुपए दिए, तो यहाँ सोहन भी है और रुपए भी है, ये दोनों क्या हो गए? कर्म हो गए। ऊपर दिए गए वाक्य में दो कर्म हैं, सोहन एवं रुपए, अतः यह कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। आगे देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या कहलाती है। अकर्मक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आ धन कर्मक। आ का अर्थ होता है रहित और कर्मक का अर्थ होता है कर्म, अर्थात कर्म रहित क्रिया, जिसमें कर्म ना हो, कर्म का अभाव हो, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा देख लीजिए कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का फल काय में पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक का अर्थ कर्म रहित क्रिया, अर्थात जिसमें कर्म का अभाव होता है या कर्म नहीं होता वो क्रिया कौन सी कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे कि लड़का चलता है। इस वाक्य में लड़का कर्ता तथा चलता, चलना का जो है वो क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता एवं क्रिया है किंतु कर्म का अभाव है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब आगे देखेंगे कि अकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। नंबर एक कौन सा है? पूर्ण का अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ न तो कर्म और ना ही किसी पूर्ति या पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रियाओं को पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसमें क्रियाओं से पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात इसमें कर्म तो नहीं होता लेकिन इसके बाद भी पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सीता सोती है, तो इसमें इस वाक्य में हमको पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। आगे हम देखेंगे पूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द की आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात
इसमें भाव स्पष्ट नहीं होते, लेकिन अगर स्पष्ट करना है तो अन्य हमको शब्द जोड़ने पड़ते हैं। जैसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, और जिस शब्द को हम जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है? पूर्ति शब्द। तो उसे पूर्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में जाएगा कि गांधी कहलाए। अब वाक्य तो है ये, गांधी कहलाए, लेकिन इसमें अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जो अर्थ हम प्राप्त करना चाहते हैं वह अर्थ प्राप्त नहीं होता। तथा अर्थ प्राप्ति के लिए यदि पूछा जाए गांधी क्या कहलाए, तो उत्तर होगा महात्मा कहलाए। अब अगर इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि गांधी क्या कहलाए, तो उत्तर होगा महात्मा कहलाए। तब होगा कि गांधी महात्मा कहलाए। अर्थात उपरोक्त वाक्य में कहलाए अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ महात्मा शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। अपूर्ण तो है, लेकिन जब महात्मा शब्द जुड़ जाता है तो तब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। इस वाक्य में कहलाए अपूर्ण अकर्मक क्रिया एवं महात्मा शब्द पूर्ति शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से अपूर्ण अकर्मक क्रिया ये हो गई। आगे सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानें? अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले किया इसमें लिखा गया, क्या शब्द लगाकर वाक्य में प्रश्न की तरह पढ़ें तो जवाब में कर्म के रूप में नहीं मिले तो उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। अर्थात जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं हो वह वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। अगर करा करें, जैसे पिछले बार में वाक्य में हमने पढ़े थे कि क्या कहलाए, है ना, तो जिसमें क्या कहलाने के पश्चात अर्थ की प्राप्ति होती है, और क्या प्रश्न करने पर क्या होता है कि हमको कर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वो क्या अकर्मक क्रिया होती है। और यदि किसी वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। और यदि कर्म उपस्थित है, अगर जिस वाक्य में कर्म है, जैसे परिभाषा में हमने देखे थे, तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। इसकी पहचान का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर उसमें कर्म उपस्थित है तो वो सकर्मक क्रिया, और कर्म का अभाव है तो वो अकर्मक क्रिया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।